है वंदे मातरम सब्सक्राइबर, आपका मेरे चैनल ऐसे मैकेनिक में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। इसमें मैं आपको डायरेक्ट 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए DRDO एग्ज़ाम के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो जो सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और जो नए व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उन्होंने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 कि इनमें से कौन सा दबाव 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। ए 10.22, बी है 12.22, सी है 14.22 और डी है 16.22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 14.22। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तापक्रम मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ए है बैरोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है हाइड्रोमीटर और डी है थर्मामीटर। तो दोस्तों तापक्रम मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, और इसमें जो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर है तो इसका क्या क्या यूज होता है। तो देखते हैं। बैरोमीटर जो है इसका यूज वायुमंडलीय दबाव नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर है इसका प्रयोग हम अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए करते हैं, और जो हाइड्रोमीटर है इसका प्रयोग हम द्रव का घनत्व नापने के लिए करते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन भी हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को क्या कहते हैं। ए है टेम्परेचर, बी है प्रेशर, सी है स्ट्रेस और डी है इलास्टिसिटी। तो दोस्तों इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र सतह पर वायु दबाव कितना होता है। वायु का दबाव हमें बताना है। ए 0.33 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सी 1.0 नहीं, बी है 1.033 किलोग्राम और सी है 2.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और डी है 3.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर DRDO सेप्टम 10 एग्ज़ाम। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वायु दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो ए है थर्मामीटर, बी है बैरोमीटर, सी है हाइड्रोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, इसका राइट आंसर बैरोमीटर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम के आने लायक हैं, तो इनको भूलना मत पढ़ना। आगे और आएंगे क्वेश्चन। तो दाब की इकाई क्या है। तो दोस्तों दाब होता है प्रेशर। हम दाब को हम प्रेशर में लिखते हैं, तो इसमें प्रेशर में ये 2 ऑप्शन लिखा हुआ है और सी और डी जो है ये प्रेशर में नहीं है, तो ये गलत हो गए। तो या तो ए होगा या बी होगा, लेकिन सेंटीमीटर से शुरू ही नहीं होता, इकाई किलोग्राम से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7, वह कौन सी ऊष्मा है जो तापक्रम बदले बिना अवस्था को परिवर्तित कर देती है। ए संवेदी ऊष्मा, बी है विशिष्ट ऊष्मा, सी है गुप्त ऊष्मा, डी है सुपरहीट। तो वह कौन सी ऊष्मा है जिसका अवस्था परिवर्तन करती है, तो तापक्रम बदले बिना अवस्था को परिवर्तित कर देती हैं, वह है गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन नंबर है 8, वह कौन सी ऊष्मा है जो अवस्था तो वही रहती है लेकिन तापक्रम बढ़ा देती है। तो ये उसका उल्टा है, गुप्त ऊष्मा का उल्टा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसिबल हीट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, परम तापक्रम पैमाना किसे कहते हैं। ए सेंटीग्रेड पैमाना, बी फ़ारेनहाइट पैमाना, सी केल्विन पैमाना और डी है र्यूमर पैमाना। तो परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाने को कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, वह तापक्रम जिस पर द्रव ठोस में जमने लगता है क्या है। ए बॉइलिंग पॉइंट, बी है वेपोराइजेशन पॉइंट, सी है फ्रीजिंग पॉइंट, डी है सब कूलिंग पॉइंट। तो द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह है जमाव बिंदु,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे 10 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा यंत्र शुष्क और गीले बल्ब थर्मामीटर का संयोजन होता है? ए टेकोमीटर, बी सीलिंग साइक्रोमीटर, सी है एनीमोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो शुष्क एवं गीले बल्ब थर्मामीटर का संयोजन होता है सीलिंग साइक्रोमीटर। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है 12, कौन सा यंत्र है जो मोटर के चक्कर प्रति मिनट मापने के काम आता है? ए है टेकोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है अमीटर और डी है वाट मीटर। तो चक्कर प्रति मिनट नापने के काम टेकोमीटर आता है। मोटर का आरपीएम, रोटर प्रति मिनट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, रोटर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो इसलिए टेकोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, इनमें कौन सा रिसाव ढूंढने का उपकरण है? ए वेल्डिंग टॉर्च, बी कटिंग टॉर्च, सी ब्लो लैंप और डी हेलाइट टॉर्च। तो रिसाव ढूंढने का उपकरण इसमें होगा हेलाइट टॉर्च। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होंगे, ये आंसर नहीं होंगे। तो हेलाइट टॉर्च होगा। लीकेज ढूंढने के लिए, हम रिसाव ढूंढने के लिए हेलाइट टॉर्च का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, प्रशीतन प्रणाली को निर्वात करने के लिए कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम करने के लिए कह रहे हैं हमें। ए रेसिप्रोकेटिंग, बी स्क्रॉल, सी है रोटरी और डी है सेंट्रीफ्यूगल। तो हम वैक्यूम करने के लिए हम रोटरी कंप्रेसर का यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज नहीं करते, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन होते हैं, इसलिए इसका यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिस्टन में धूल वगैरह जम जाती है जिससे कि ये डैमेज हो जाता है। तो हम इस रोटरी कंप्रेसर का यूज करते हैं वैक्यूम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा उपकरण दो भागों के बीच का अंतराल ज्ञात करने का काम करता है? ए है प्लग गेज, बी है फिलर गेज, सी है प्रेशर गेज और डी है वैक्यूम गेज। तो हम दो भाग होते हैं उनका हम गैप चेक करते हैं, तो उसके लिए हम फिलर गेज का यूज करते हैं। जो वैक्यूम गेज का यूज नहीं किया जाता है, प्रेशर से दबाव नापा जाता है। प्लग गेज जो होता है, इससे हम कैपिलरी का जो गेज होता है कि कैपिलरी कितना पाइप है के अंदर का, वह नापा जाता है। तो हम फिलर गेज राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 16 कि सर्विस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए कौन सा वाल्व प्रयोग किया जाता है? तो सर्विस वाल्व को खोलने बंद करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डबल एंड स्पैनर, बी है रिंग स्पैनर, सी है कॉम्बिनेशन प्लास और डी है रेचेट रेंच। तो सर्विस वाल्व खोलने के लिए हम रेचेट रेंच का यूज करते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, कौन सा औजार गोल पाइप और भागों को खोलने और कसने के काम आता है? ए समायोजित रेंच, बी है रेचेट रेंच, सी है पाइप रेंच और डी है कैपिलरी। तो गोल पाइप को खोलने और कसने के लिए हम पाइप रेंच का यूज करते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 में लिखा हुआ है कि कौन सा औजार ट्यूब काटने के बाद उसके किनारे से रफ मटेरियल हटाने के काम आता है? ए है ट्यूब कटर, बी है रीमर, सी है चाकू और डी है हेक्सा। तो रफ मटेरियल हटाने के लिए हम रीमर का यूज करते हैं। ट्यूब कटर से तो ट्यूब को काटा जाता है
और हेक्सा से हम हेक्सा ब्लेड होती हैं जिससे हम किसी भी मटेरियल को काट सकते हैं। आरी होती हैं और चाकू तो फल काटने के काम आता ही है। तो रिमर का यूज करते हैं हम किनारों से रफ मटेरियल हटाने के लिए। क्वेश्चन है 19, वह कौन सा औजार है जो तांबे की नली के अंदरूनी व्यास को उसके बाहरी व्यास के बराबर करता है? ए है फ्लेयरिंग टूल, बी है ट्यूब कटर, सी है स्वेगिंग टूल और डी है ट्यूब बेंडर। तो हम तांबे की नली के अंदरूनी व्यास को नापने के लिए बाहरी व्यास के बराबर करते हैं। अंदरूनी व्यास को बाहरी व्यास के बराबर हम स्वेजिंग टूल से करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह कौन सी गेज है जो निर्वात और धनात्मक दाब बताती हैं? ए है कंपाउंड गेज, बी है निर्वात गेज, सी है दाब गेज और डी है टेको गेज। है ना, तो निर्वात और धनात्मक दोनों बताती हैं, है ना। निर्वात भी कर सकते हैं और धनात्मक दाब भी बताती हैं। ए है कंपाउंड गेज, बी है निर्वात गेज, सी है दाब गेज और डी है टेको गेज। तो निर्वात लिखा हुआ तो हम निर्वात गेज इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। इसमें हम धनात्मक दाब भी लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर कंपाउंड गेज होगा दोस्तों। ए राइट होगा। तो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब 10 क्वेश्चन और हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 21, रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? ए वाटर कूल्ड, बी एयर कूल्ड, सी वायु और जल शीतलित और डी है ऑयल कूल्ड। तो फ्रेंड्स हमें इसमें कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंडेंसर यूज किया जाता है? फ्रीज का कह रहे हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज, तो हम जल शीतलित वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज नहीं कर सकते। हम इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज कर सकते हैं और वायु एवं जल शीतलित का भी नहीं कर सकते और तेल शीतलित का भी नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये निष्कर्ष मिला कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वेपर वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में कौन सा अवयव प्रशीतक की नमी और अशुद्धि को हटाता है? नमी और अशुद्धि को हटाने के लिए हम फिल्टर ड्रायर का यूज करते हैं, बी है फिल्टर स्ट्रेनर का, सी है एक्सपेंशन वाल्व का या डी है लिक्विड रिसीवर का। तो हमें अशुद्धि और नमी को हटाने का कह रहा है तो हम फिल्टर ड्रायर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23, वाष्प संपीड़न प्रणाली में ऊष्मा वाहक माध्यम क्या है? तो ऊष्मा को बाहर वाहक करता है यानी ऊष्मा को, है ना, बाहर निकालता है रूम से, तो वह क्या है? ग्लाइकोल, बी है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट और सी है वाटर और डी है एयर हवा। तो हमें ऊष्मा वाहक जो है वह प्रशीतक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डीआरडीओ के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अटक सकते हैं हम। वाहक लिखा हुआ है, ये हिंदी में भी आ सकता है, तो ध्यान दें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प संपीड़न चक्र में कौन सा अवयव है जो कि प्रशीतक का बहाव सुनिश्चित करता है? ए है कंप्रेसर, बी है कंडेंसर, सी है इवेपोरेटर और डी है एक्सपेंशन डिवाइस। तो इसमें हमें प्रशीतक का बहाव कौन सुनिश्चित करता है? तो हमें रेफ्रिजरेंट जो होता है, देखो वाष्प संपीड़न चक्र में कौन सा अवयव जो प्रशीतक का बहाव सुनिश्चित करता है? तो एक्सपेंशन वाल्व जो है बहाव सुनिश्चित करता है, प्रेशर को सुनिश्चित करता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसारण युक्ति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25 के प्रशीतन प्रणाली में कौन सा अवयव है? क्या कह रहे हैं ये? प्रशीतन प्रणाली में कौन सा अवयव है जो ऊष्मा निष्कासन का कार्य करता है, ऊष्मा को बाहर निकालता है? कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और रिसीवर। तो कौन सा अवयव है जो कि ऊष्मा निष्कासन हीट रिजेक्ट करता है? वह एक ही है और कंडेंसर जो है वह हीट रिजेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 26। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है ए हर्मेटिक, बी सेमी हर्मेटिक, सी ओपन और डी है सेमी ओपन।
तो इसमें हम हर्मेटिक कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी लेवल के हैं, ये हमें गलत भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे गलत भी हो सकते हैं, तो इनको बड़ा ही सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। तो डीआरडीओ में यही होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बुक से उठ के नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन लॉजिक पर आएंगे। तो उसमें हमारा लॉजिक लगेगा, हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उसी में से एमसीक्यू बनेंगे, तो उसमें हमें लॉजिक लगाना है। तो अगला क्वेश्चन है 27 पर चलते हैं। कौन सी प्रसारण युक्ति कम कीमत तथा बिना घूमने वाले भागों वाली युक्ति है? तो प्रसारण युक्ति कह रहा है हिंदी में, तो इसका हम एक्सपेंशन वाल्व होता है। ए है ऑटोमेटिक, बी थर्मोस्टेटिक, सी है कैपिलरी ट्यूब और डी है फ्लोट वाल्व। तो जो कम कीमत और बिना घूमने वाला भाग केवल एक ही है, कैपिलरी ट्यूब का ही यूज किया जाता है प्रसारण युक्ति में। तो दोस्तों कैपिलरी ट्यूब का यूज हम घरेलू रेफ्रिजरेटर में करते हैं, डीप फ्रीजर में भी करते हैं, एसी में भी करते हैं, फोर्स रेफ्रिजरेटर में भी हम कैपिलरी ट्यूब का ही यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 28 पर चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में ठंडा किए जाने वाले पदार्थ की ऊष्मा अवशोषित करने का कार्य कहाँ संपन्न होता है? ए कंप्रेसर, बी कंडेंसर, सी इवेपोरेटर और डी है मीटरिंग डिवाइस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको हमें माइंड से समझना पड़ेगा कि ये पदार्थ की ऊष्मा यानी कि जो हमने फ्रिज के अंदर जो हमने रखे हैं पदार्थ, खाने वाले सामान वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, है ना, तो उसकी ऊष्मा को कौन अवशोषित करता है? तो उसकी ऊष्मा को केवल इवेपोरेटर अवशोषित करता है। सी आंसर राइट होगा। कंडेंसर नहीं होगा। कंडेंसर जो होता है रेफ्रिजरेट की ऊष्मा को बाहर फेंकता है, उसे लिक्विड में बदलता है, लेकिन इवेपोरेटर जो होता है वो पदार्थ की ऊष्मा को अवशोषित करके बाहर रिजेक्ट करता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29 में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में कौन सी प्रकार की प्रसारण युक्ति होती है? ए थर्मोस्टेटिक वाल्व, बी ऑटोमेटिक वाल्व, सी फ्लोट वाल्व और डी है कैपिलरी ट्यूब। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब का यूज एक्सपेंशन वाल्व के रूप में किया जाता है। हम कैपिलरी ट्यूब को थ्रोटलिंग डिवाइस भी कहते हैं, मीटरिंग डिवाइस भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। तो कैपिलरी ट्यूब के दो नाम होते हैं, मीटरिंग डिवाइस और थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, इसमें सही से नहीं लिखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस अवयव को प्रशीतन प्रणाली का हृदय कहा जाता है? ए कंप्रेसर, बी कंडेंसर, सी प्रसारण युक्ति और डी है इवेपोरेटर। तो हमें इसमें हृदय का कह रहे हैं, तो हृदय इसमें कंप्रेसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है अपने हार्ट की तरह, जैसे अपना हार्ट होता है वह रक्त को प्रवाहित करता है और एक तरह से दूसरी जगह से सक करता है, खींचता है और फेंकता है। तो कंप्रेसर भी उसी तरह कार्य करता है। कंप्रेसर जो होता है रेफ्रिजरेंट होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है और उसे इवेपोरेट कंडेंसर में फेंकता है, और कंडेंसर से प्रसारण युक्ति से इवेपोरेटर, और फिर इवेपोरेटर से ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर सक्शन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी रिले प्रयोग की जाती हैं? तो ऑप्शन है ए एम्पियर रिले, बी वोल्टेज टाइप रिले, सी है रेजिस्टेंस टाइप रिले और डी है वोल्टेज टाइप रिले। तो इसका राइट आंसर ए एम्पियर टाइप रिले का यूज हम घरेलू रेफ्रिजरेटर में करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह किस प्रकार की रिले हैं जिसमें सिरामिक डिस्क के तापक्रम बढ़ने पर वह स्टार्टिंग वाइंडिंग को पृथक कर देती हैं? ए PTCR रिले, बी है करंट कोयल और सी है वोल्टेज और डी है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें कहा गया है सिरामिक डिस्क के तापक्रम को बढ़ने और स्टार्टिंग वाइंडिंग को पृथक करती है, वह हो जाएगी PTCR रिले, सिरामिक डिस्क हो गया। इसका राइट आंसर हो जाए PTCR रिले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। वह कौन सी युक्ति है जो कंप्रेसर में अधिक करंट प्रवाहित होने से रोकती है?
तो जो कंप्रेसर होता है उसमें अधिक करंट प्रवाहित होने से रोकती है। PTCR, थर्मोस्टेट, B, C है OLP और D है LMS रिले। तो कंप्रेसर में अधिक करंट प्रवाहित होने से OLP रोकती हैं दोस्तों। C राइट आंसर हो जाएगा। OLP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि OLP जो होती हैं इसकी फुल फॉर्म बताइए। इसकी फुल फॉर्म भी आती है DRDO एग्जाम में। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वह कौन सा नियंत्रक है जो प्रस्थित स्थान में तापमान नियंत्रण और कंप्रेसर का संचालन करता है? A रिले, B OLP, C थर्मोस्टेट और D है PTCR रिले। तापमान को नियंत्रित करती हैं और कंप्रेसर का संचालन करती हैं, वह हो जाएगी थर्मोस्टेट। जो है तापमान को भी नियंत्रित करता है और कंप्रेसर को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है 35। किस प्रकार के परिपथ में बिना स्टार्टिंग कैपेसिटर प्रयोग किए रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है? स्टार्टिंग कैपेसिटर का उपयोग किए रनिंग कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो A RSIR, B है CSR, C है PSC और D है CSIR। तो रनिंग कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, स्टार्टिंग का नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें क्या कहा रहा है, रनिंग कैपेसिटर, इसमें दोस्तों A नहीं होगा। इसमें रन आ रहा है, इसमें A नहीं होगा। इसमें हमें स्टार्टिंग को छोड़ने का कह रहा है, तो इसमें हम PSC का यूज करते हैं। PSC कैपेसिटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा सर्किट प्रयोग किया जाता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में इसमें सर्किट का पूछ रहे हैं दोस्तों। इसमें RSIR होगा। सर्किट जो है रन, स्टार्टिंग, इंडक्शन, रन, मोटर सर्किट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। B CSR, C है PSC और D है CSIR। ये तीनों जो ऑप्शन है गलत है, केवल ये राइट है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है 37 पर चलते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में कौन सी ठोस अवस्था रिले प्रयोग की जाती है? A है करंट कोयल, B है वोल्टेज, C PTCR और D है OLP। तो सॉलिड स्टेट रिले केवल एक ही है, वह PTCR रिले। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें हमें ठोस अवस्था रिले पूछी गई हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 38। अतिभार रक्षक का मुख्य भाग कौन सा है? ए है बाई मेटल स्ट्रिप, बी है करंट कोयल, सी सोलेनॉइड कोयल और डी है कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो हमें मेन ओवरलोड प्रोटेक्टर जो होता है इसका मेन पार्ट कौन सा है? ओवरलोड प्रोटेक्टर जो होता है बाई मेटल स्ट्रिप होता है इसका मेन पार्ट। अतिभार रक्षक मुख्य भाग बाई मेटल स्ट्रिप होता है। बी है करंट कोयल, सी सोलेनॉइड कोयल और डी है कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये नहीं हो गए आंसर में, केवल बाई मेटल स्ट्रिप होगा। क्वेश्चन है 39। किसी यांत्रिक थर्मोस्टेट में उसका कौन सा भाग है जो तापमान को सेंस करता है? थर्मोस्टेट पूछ रहे हैं कि जो तापमान को सेंस करता है। ऑप्शन में क्या क्या है? ए है फिलर बल्ब, बी है कॉन्टैक्ट, सी बेलो और डी है एडजस्टिंग स्क्रू। तो थर्मोस्टेट में उसका कौन सा भाग तापमान को सेंस करता है? वो हो जाएगा फिलर बल्ब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो फिलर बल्ब होता है उसमें कौन सा लिक्विड भरा रहता है जिससे कि ये टेम्परेचर को सेंस करता है और जो थर्मोस्टेट जो है वो कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो इसका राइट आंसर देना है, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 40। किसी यांत्रिक थर्मोस्टेट में थर्मल बल्ब, कैपिलरी और बेलो में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? ए है वेलोटाइल लिक्विड, बी है पानी, सी लुब्रिकेंट और डी है ब्राइन सॉल्यूशन। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कहा था। थर्मल बल्ब, कैपिलरी और बेलो में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आपको ही आंसर बताना है 40 नंबर के क्वेश्चन का। देखते हैं किसका राइट आंसर होता है।
अगला क्वेश्चन है 41, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें द्रव को उसके संतृप्त तापक्रम से नीचे ठंडा किया जाता है? ए सुपर कूलिंग, बी सब कूलिंग, सी है सब हीटिंग और डी है ऊष्मा को बढ़ाना, एडिंग हीट। तो दोस्तों इसका आंसर हमें क्वेश्चन में लिख मिल रहा है कि संतृप्त तापक्रम से नीचे ठंडा करना है, तो ठंडा तो हम सब कूलिंग पर ही कर सकते हैं, सुपर कूलिंग पर नहीं करते हैं, सब कूलिंग पर करते हैं। बी आंसर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 42, बर्फ़ का गलन बिंदु कौन सा होता है? बर्फ़ कितने बिंदु पर गल जाता है? -5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, सी है 5 डिग्री सेल्सियस, डी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गल भी जाता है और जम भी जाता है। इसमें कौन सी हीट यूज की जाती है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होती है वही यूज में की जाती है। इसमें तापक्रम वही रहता है और अवस्था परिवर्तन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 43, इनमें से कौन सा आवश्यक गुण जो कि प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए? ए कोरोसिव ऑफ मेटल, धातु का कटना, लो लेटेंट हीट होनी चाहिए, और सी है बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, डी है टॉक्सिक जहरीला होना चाहिए। तो दोस्तों जो प्रशीतक होता है जहरीला नहीं होना चाहिए। अगर जहरीला होगा तो हमारे जो खाने पीने के सामान होंगे वो जहरीले हो जाएंगे और उसको खाने से हमारी डेथ भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं और हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो जहरीला नहीं होना चाहिए। और कोरोसिव, और ए में क्या लिखा हुआ है? ये धातुओं का कटना, ये क्या कोरोसिव होना चाहिए, जंग लगने वाला होना चाहिए। अगर ये जंग लगने वाला भी नहीं होना चाहिए, जंग लगने वाला होगा तो जो रेफ्रिजरेंट होगा वो ट्यूब में प्रवाहित ही नहीं हो पाएगा और लीकेज हो जाएगी। तो ये भी गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और ऑप्शन बी है लेटेंट हीट लो होनी चाहिए। तो लेटेंट हीट लो होगी तो अवस्था तापक्रम अवस्था परिवर्तन कैसे होगी भैया? तो ये भी गलत है। हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए दोस्तों, और ये नॉन कोरोसिव होना चाहिए। सी है लो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट उबाल बिंदु कम होना चाहिए। तो ये राइट आंसर है, क्वथनांक बिंदु कम होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि प्रसिद्ध 134 ए का GWP कितना होता है? ए 700, बी 900, सी है 1300 और डी है 1700, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? R 134 ए का GWP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है, वही होती हैं। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग 1300 होना चाहिए, GWP, है ना। मैंने ग्लोबल और वार्मिंग तो बता दिया दोस्तों। पी की फुल फॉर्म पी क्या है इसमें, है ना। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं 45, रेफ्रिजरेटर की क्षमता कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ए टन में, बी किलोग्राम में, सी लीटर में और डी है स्क्वायर मीटर में। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है इसकी क्षमता किस में नापते हैं? तो दोस्तों इसमें हमें रेफ्रिजरेटर कहा गया है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज कहा गया है ना। एयर कंडीशनर नहीं कहा गया है, रेफ्रिजरेटर कहा गया है। तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता हम टन में नहीं नापते, ये हड़बड़ी में आंसर गलत मत कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटर। रेफ्रिजरेटर की क्षमता हम लीटर में नापते हैं दोस्तों, और टन में तो हम एसी जो होता है विंडो एसी, स्प्लिट एसी, जो एयर कंडीशनर होता है उसकी क्षमता हम टन में नापते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 46, वाष्पों को वाष्पीकरण तापक्रम से अधिक गर्म करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए सब कूलिंग, बी सुपर हीटिंग, सी है सुपर कूलिंग और डी है सब हीटिंग। तो वाष्पीकरण तापक्रम से अधिक तापक्रम पर गर्म करना सुपर हीटिंग कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सुपर हीटिंग होती है जब वह कंडेंसिंग तापमान से भी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा, यानी कि जो जल होता है 100 डिग्री पर उबलता है, इससे भी ज़्यादा उबलने लग जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है उबल के, तो उसे हम सुपर हीटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में फिल्टर ड्रायर कहाँ लगाया जाता है? जो ड्रायर होता है वह कहाँ लगाया जाता है? ड्रायर जो होता है ये
सबसे पहले तो ड्रायर जो होता है ये क्या काम करता है इसका अर्थ भी समझना ज़रूरी है। जो ड्रायर होता है, जो रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है ना, जो रेफ्रिजरेटर मशीन में, तो उसमें जो नमी आ जाती है, थोड़ी बहुत नमी वगैरह होती है ना, उसको अवशोषित कर लेते हैं ड्रायर, और जो धूल वगैरह कण होते हैं उनको अवशोषित करता है। और जो ड्रायर होता है उसमें अवशोषित करने के लिए सिलिका जेल भरा रहता है। तो चलिए मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इसको समझ लिया ड्रायर क्या होता है। अब ये रेफ्रिजरेटर में ड्रायर लगाया कहाँ जाता है? ऑप्शन ए डिस्चार्ज लाइन में, बी लिक्विड लाइन में, सी चार्जिंग लाइन में, और डी है सक्शन लाइन में। तो जो ड्रायर होता है उसे हम लिक्विड लाइन में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर और कंडेंसर के मध्य कौन सी लाइन होती है? सक्शन लाइन, बी है पर्ज आउट लाइन, सी है डिस्चार्ज लाइन, और डी है लिक्विड लाइन। तो दोस्तों कंप्रेसर और कंडेंसर, तो इसका राइट आंसर डिस्चार्ज लाइन होगा। तो कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट होता है हाई प्रेशर पर और हाई तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर जो होता है वह कंडेंसर में जाता है। वो कंडेंसर में किस लाइन से जाता है? डिस्चार्ज लाइन से जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा प्रशीतक प्रयोग किया जाता है? ए R134A और R600A, बी है R22 और 502, सी है R11 या R510, और सी है R13 या R410। तो दोस्तों घरेलू रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट 134A और रेफ्रिजरेंट 600A का यूज किया जाता है। ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? तो 134A। क्वेश्चन नंबर है 50। एकदम सही निर्वात जांचने हेतु कौन सी गेज प्रयोग की जाती है? एकदम सही निर्वात वैक्यूम नापने के लिए किसका यूज करते हैं? ये बोर्डन ट्यूब, माइक्रोन वैक्यूम, पिटर ट्यूब और इंक्लाइन मैनोमीटर। तो इसमें माइक्रोन वैक्यूम का यूज करते हैं निर्वात जांचने के लिए, और पिटेड ट्यूब का यूज हम डक्ट में करते हैं स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर में। हम इसमें अंतर के लिए पिटेड ट्यूब का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं कि सिस्टम में ड्राई नाइट्रोजन का दबाव देखकर इसमें कौन सा रिसाव जांच हेतु किया जाता है? सल्फर कैंडल, लिटमस पेपर, और साबुन की झाग, और अगला है डी है हेलेटोर्च। तो हम नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं और साबुन की झाग विधि का यूज करते हैं। बुलबुले चेक करते हैं, जहाँ पर बुलबुले होते हैं वहाँ पर लीकेज हो जाता है और वहाँ पर हम वेल्डिंग कर लेते हैं। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 52 52 कि प्रक्रियाधीन प्रशीतन प्रणाली में किस गैस से रिसाव जांच करते हैं? शुष्क नाइट्रोजन, ड्राई ड्राई ऑक्सीजन, और ड्राई हाइड्रोजन, और ड्राई आर्गन, है ना। तो हम लीक टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन का यूज हम करते हैं प्रशीतन में गैस के लीकेज को ढूंढने के लिए। बुलबुले, साबुन का सोप लगाते हैं गैस में तो बुलबुले उठते हैं, वहाँ पर लीकेज हो जाता है ना। वहीं पर लीकेज होता है जहाँ से बुलबुले उठते हैं, तो वहाँ पर हम वेल्डिंग कर देते हैं। तो ड्राई नाइट्रोजन का यूज हम लीकेज से पहले प्रेशर देते हैं ताकि हमें पता चले कि लीकेज कहाँ है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 53। प्रशीतन 134A के साथ कौन सा स्नेहक प्रयोग किया जाता है ना। मैंने कहा था ना दोस्तों, इस टॉप ये जो रेफ्रिजरेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसको तो पढ़ना भूलना ही मत, पूरा पढ़ना है, रट लेना है इसको। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, CO2 का, इन सब का COP वगैरह सब देख लेना है, देख के ही जाना, बहुत ही मदद मिलेगी। तो ए है POE, बी है मिनरल, सी है वॉरकोइल, और डी है PAE। तो लुब्रिकेंट हम PAE का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट 134 रेफ्रिजरेंट 134 के लिए हम PAE का यूज कर सकते हैं। मैंने PAE बताया, इसका यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम PAE का यूज नहीं करते।
POE का यूज करते हैं 134E के लिए। अगला क्वेश्चन है 54। एकल दरवाजे वाले रेफ्रिजरेटर में कौन सा इवेपोरेटर प्रयोग करते हैं? फिन्स एवं ट्यूब टाइप, ए हो गया, बी हो गया प्लेट टाइप, सी है सेल एवं ट्यूब टाइप और डी है सेल एवं कॉइल टाइप। तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में हम किस इवेपोरेटर का यूज करते हैं? सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में हम प्लेट टाइप इवेपोरेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 55। किस प्रकार के कंप्रेसर में पिस्टन और सिलेंडर प्रसिद्ध के कंप्रेस हेतु प्रयोग होते हैं? ए स्क्रॉल, बी है स्क्रू, सी है गियर और डी है रेसिप्रोकेटिंग। तो दोस्तों इसमें हमें पिस्टन आ गए। पिस्टन और सिलेंडर प्रसिद्ध में कंप्रेसर हेतु प्रयोग करते हैं। पिस्टन आ गए तो हम रेसिप्रोकेटिंग का यूज करते हैं। पिस्टन वाले कंप्रेसर कौन सा है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अगला क्वेश्चन है 56। कौन सी रिले बिना विद्युतीय शोर एवं बिना घूमने वाले कल पुर्जों वाली होती है? ए करंट रिले, बी है वोल्टेज, सी है PTCR और डी है हॉट वायर। तो ऐसी कौन सी रिले हैं जिसका यूज PTCR रिले जो होती हैं इसका यूज विद्युतीय शोर और बिना घूमने वाले कल पुर्जों में किया जाता है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ए है ऑक्सीकरण रोकने के लिए, बी है पिघलने से रोकने के लिए, सी है कठोर होने से रोकने के लिए और डी है डीब्रेजिंग को रोकने के लिए। तो हम फ्लक्स का यूज करते हैं ऑक्सीकरण ना हो, इसलिए फ्लक्स का यूज करते हैं। अगर फ्लक्स का यूज नहीं करेंगे तो जो वेल्डिंग का इक्विपमेंट होता है उसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा और वहाँ पर जंग लग जाएगा और फिर वो वेल्डिंग कुछ काम की नहीं है, वापस लीकेज हो जाएगा वहाँ पर। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। 6 mm तांबे की ट्यूब की स्वेजिंग है तो उसे कितना लंबा होना चाहिए? 6 mm की तांबे की ट्यूब है, उसे कितना लंबा होना चाहिए? 3 mm, बी है 6 mm और सी है 9 mm और डी है 12 mm। तो 6 mm की ट्यूब के लिए हम उसे 9 mm स्वेजिंग कितना लंबा रखना चाहिए? 9 mm लंबा रखना चाहिए स्वेजिंग के लिए, यानी कि 3 mm एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि पाइप छोटा ना पड़े। रेफ्रिजरेंट 134E का रासायनिक नाम, केमिकल नाम पूछ रहे हैं। ए टेट्राक्लोरोइथेन, बी है टेट्राफ्लोरोइथेन और जो बी है वह टेट्राहाइड्रोइथेन और डी है टेट्राहीलियम। तो 134E का रासायनिक नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इसका नाम। केमिकल नेम जो है 134A का इम्पोर्टेंट है टेट्राफ्लोरोइथेन, है ना। टेट्राफ्लोरोइथेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट 134 किस समूह का रेफ्रिजरेंट है? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी है तृतीयक और जो डी है चतुर्थक, है ना। तो इसमें जो है 134 है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको दोस्तों 60 क्वेश्चन के जो PDF है ये लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपने क्वेश्चन को देखा कितने इजी लेवल लॉजिक वाले क्वेश्चन थे जो थ्योरी के अंदर से ही थे। इसके लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, माइंड को सेट करके फिर एकदम इजी वे, नो टेंशन नो स्ट्रेस, केवल आराम से इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेंट बहुत ही ईजी है सब्जेक्ट, इसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एसी मैकेनिक चैनल पर बने रहिए, आपको इससे संबंधित और भी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और GWP का नाम बताइए और वो जो लिक्विड प्रयोग किया जाता है फिलर बल्ब में वो कौन सा है, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर गलत ही होगा, तो गलत होगा तो हमें पता तो चले कि इसका आंसर क्या होगा। फिर एग्जाम में गलत करके आ जाओगे तब क्या मतलब, 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर की कितनी मान्यता होती है। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं
अगले दिन अगले वीडियो के साथ स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।